कर्नाटक के धर्मस्थल में कई शवों को दफनाने के केस में अब एक नया ट्विस्ट सामने आ गया है। इस मामले में शिकायतकर्ता को ही राज्य सरकार की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। यह वही शिकायतकर्ता है जो इतने दिनों से नकाब में था और अब इसी शख्स को एसआईटी ने गिरफ्तार किया है। इसी शख्स ने पिछले 2 दशकों में धर्मस्थल में कई हत्याओं, बलात्कारों और शवों को दफनाने का आरोप लगाया था। इतना ही नहीं, इस शख्स ने कई शवों को दफनाने का दावा किया था, साथ ही अपने ही करीबी के साथ यौन शोषण की बात भी कही थी। तो आपको बता दें कि एसआईटी की चीफ प्रणब मोहंती ने जब शिकायतकर्ता की गिरफ्तारी पर सवाल पूछे गए तो बताया कि शिकायतकर्ता से शुक्रवार देर रात तक पूछताछ की गई और शनिवार सुबह उसे अरेस्ट कर लिया गया। अधिकारियों ने यह भी बताया कि बयान और दस्तावेजों में गड़बड़ी मिली है, जिसके बाद गिरफ्तारी शिकायतकर्ता की गई है। तो बता दें आपको कि शिकायतकर्ता जो है अपने आप को मंदिर का पूर्व सफाई कर्मचारी बताता है। उसने ये भी दावा किया है कि उसने 1995 से 2014 के बीच धर्मस्थल में काम किया था और उसे महिलाओं और नाबालिगों समेत कई शवों को दफनाने के लिए मजबूर किया गया था। तो शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया था कि कुछ शवों पर यौन उत्पीड़न के निशान थे। उसने इस संबंध में एक मजिस्ट्रेट के समक्ष भी अपना बयान दिया था। तो सफाई कर्मी की शिकायत पर ही धर्मस्थल थाने में जुलाई में मामला दर्ज किया गया था और 19 जुलाई को कर्नाटक सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। अब शिकायतकर्ता के बयान के आधार पर टीम ने 13 जगहों पर खुदाई भी कराई थी और इस दौरान एक कंकाल और कुछ इंसानी हड्डियां भी मिली थी। तो अब इस पूरे मामले में ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिरकार शिकायतकर्ता ने अपने बयान में क्या कहा था। शिकायतकर्ता ने अपने बयान में कहा था कि 1998 से 2014 के बीच मंदिर में वह काम करता था और उन्होंने ये भी कहा था कि वो अब आगे इसलिए आ रहे हैं कि उन्हें पछतावा है और पीड़ितों को न्याय दिलाने की भावना उन्हें चैन से नहीं जीने दे रही है। 1998 में धर्मस्थल के सुपरवाइजर ने पहली बार उन्हें लाशों को चुपचाप निपटाने को कहा और जब उन्होंने इनकार किया तो उन्हें बेरहमी से पीटा गया और परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। ये बयान शिकायतकर्ता की तरफ से दिया गया जब उन्होंने सामने आकर पुलिस से शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने ये भी बयान दिया कि 2014 में उनकी नाबालिग रिश्तेदार के साथ भी यौन उत्पीड़न हुआ, जिसके बाद वे परिवार समेत धर्मस्थल से भाग गए और गुमनाम पहचान के साथ दूसरे राज्यों में रहने लगे। तो आरोपी धर्मस्थल मंदिर प्रशासन से जुड़े बेहद प्रभावशाली लोग हैं, ऐसा उन्होंने अपने बयान में कहा। उन्होंने ये भी कहा कि जो आरोपी हैं वो विरोध करने वालों को खत्म कर देते हैं। उन्होंने आगे अपने बयान में ये बताया कि उन्होंने तस्वीर और दफन किए गए अवशेषों के सबूत पुलिस को सौंप दिए हैं और वो पॉलीग्राफ टेस्ट और वैज्ञानिक जांच के लिए भी तैयार हैं। तो कर्नाटक का ये जो प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है धर्मस्थल, ये अब विवादों में घिरा हुआ है इतने समय से। अब ये नया ट्विस्ट जो सामने आया है, शिकायतकर्ता को ही गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि उनके बयान और दस्तावेज में कुछ गड़बड़ी है, कुछ मैच नहीं हो रहा है, तो इससे अब और भी ज़्यादा हलचल बढ़ गई है। बता दें आपको कि धर्मस्थल में हाल के महीनों में ही अभूतपूर्व विवादों और सुर्खियों की वजह से चर्चा में रहा और यहाँ एक पूर्व सफाई कर्मी के गंभीर आरोप ने न केवल स्थानीय प्रशासन बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। आरोप इतने भयावह थे कि उन्होंने मानव अधिकार उल्लंघन, यौन हिंसा, अवैध हत्याएं और शवों के गुप्त निपटान जैसे कि कई गंभीर मुद्दों को जन्म दिया। मामला केवल कानून या अपराध तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें धर्म, राजनीति, समाज और न्यायपालिका सबकी परीक्षा शामिल है। इस विवाद की जड़ें उस समय हिल गई जब धर्मस्थल मंदिर में सफाई करने वाले एक पूर्व कर्मचारी ने मीडिया और अदालत के सामने दावा किया कि 1995 से 2014 तक उसे और उसके साथियों को मंदिर प्रशासन के दबाव में शवों को जंगल में दफनाने के लिए मजबूर किया गया और इन शवों में महिलाएं और नाबालिग शामिल थी। कई शवों पर बलात्कार और यौन उत्पीड़न के निशान भी पाए गए थे और शवों को सामान्य पुलिस प्रक्रिया, पोस्टमार्टम, एफआईआर आदि से बाहर रखकर गुप्त रूप से दफन कराया जाता था। ये भी उन्होंने दावा किया था। तो वहीं शिकायतकर्ता ने अदालत में शपथ पत्र भी देकर कहा था कि उसने स्वयं 70 से 80 शवों को दफन किया है और यह सब मंदिर प्रशासन की मूक सहमति से हो रहा था। बता दें आपको कि जन दबाव और मीडिया कवरेज भी लगातार इस पूरे मामले पर बढ़ने लगा और जब मीडिया कवरेज बढ़ा तो फिर इसके बढ़ने पर कर्नाटक सरकार ने विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी का गठन किया। एसआईटी प्रमुख आईपीएस अधिकारी प्रणब मोहंती ने जो हैं वो भी सामने आकर अब इस शिकायतकर्ता की गिरफ्तारी पर अपनी सफाई दे चुके हैं। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से दस्तावेजों में गड़बड़ी पाई गई है शिकायतकर्ता के, इसलिए अब उससे और भी पूछताछ की जा रही है। तो शिकायतकर्ता ने बता दें आपको कि 13 संभावित दफन स्थलों की पहचान भी कराई थी। एसआईटी ने नेत्रवती नदी के किनारे और धर्मस्थल के आसपास के 11 से 15 स्थलों पर खुदाई की थी। शिकायतकर्ता के बयान पर तो खुदाई में कुछ जगह पर कंकाल, अवशेष और हड्डियां भी मिली, कई जगह खुदाई बेनतीजा रही। तो फॉरेंसिक टीम ने बरामद हड्डियों का डीएनए परीक्षण और कार्बन डेटिंग भी शुरू किया ताकि यह तय हो सके कि वे कितनी पुरानी हैं और किसके हो सकते हैं। तो जांच के दौरान ही एसआईटी को कई विसंगतियों
जो हैं वो नजर आई। शिकायतकर्ता ने कोर्ट को जो खोपड़ी दिखाई थी वह फर्जी निकली। शुरुआती बयान और बाद की गवाही में विरोधाभास भी थे। कई मामलों में शिकायतकर्ता ने कहा था कि शव प्राकृतिक मौत या फिर दुर्घटनाओं के बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी करके दफनाए गए थे। तो इन विरोधाभासों के चलते एसआईटी ने शिकायतकर्ता को गिरफ्तार कर लिया। अब आरोप है कि उसने झूठे बयान दिए हैं और एसआईटी को गुमराह करने के लिए फर्जी सबूत पेश किए हैं। तो वहीं अब इस पूरे मामले पर सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी ने इसे हिंदू आस्था और मंदिर पर हमला करार दिया, तो वहीं कांग्रेस सरकार पर भी सवाल उठाए हैं कि वह मंदिरों को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा रच रही है। कांग्रेस सरकार का कहना है कि जांच पूरी तरह से एसआईटी और अदालत के हाथ में है और सरकार निष्पक्षता से काम कर रही है। तो कई हिंदू संगठन और भक्त मंच जैसे कि धर्मस्थल भक्त भिमानी वेदिके ने कहा है कि यह एक सोची समझी साजिश है, जिसके पीछे विदेशी फंडिंग और मिशनरी ताकतें काम कर रही हैं। दूसरी ओर मानवाधिकार संगठन और कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर आरोप सही हैं तो यह मानवता के खिलाफ अपराध है और सीबीआई या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच होनी चाहिए। तो वहीं मामले ने मीडिया में भारी हलचल भी पैदा कर दी है। हजारों लेख, पोस्ट और रिपोर्ट्स ऑनलाइन वायरल हुए, जिस पर अदालत ने शुरुआत में 8,800 से अधिक ऑनलाइन लिंक हटाने का आदेश भी दिया था, ताकि बिना प्रमाण किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचाई जा सके। लेकिन बाद में हाईकोर्ट ने इसे गैग ऑर्डर को रद्द कर दिया था और यह कहते हुए कि सूचना का अधिकार लोकतंत्र का मूल है। तो आसपास के गाँव में भी लगातार डर और अविश्वास फैल गया था। कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि सफाई कर्मी ने सच बोला है और उसकी जान को खतरा है। तो वहीं एक बड़ा वर्ग इसे धर्मस्थल की बदनामी की साजिश बता रहा है। तो दूसरी तरफ एसआईटी ने जो अवशेष पाए हैं उनके सामने कई वैज्ञानिक चुनौतियां भी हैं, जैसे कि कई हड्डियां इतनी पुरानी हैं कि डीएनए निकालना मुश्किल है। मिट्टी और जलवायु ने भी हड्डियों को नुकसान पहुंचाया है। तो जांच में कार्बन डेटिंग, डीएनए एक्सट्रैक्शन और फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी का सहारा भी लिया जा रहा है। फॉरेंसिक विशेषज्ञों का इस पर यह कहना है कि अगर अवशेष 1995 से 2014 के बीच के हैं तो डीएनए का मिलना कठिन है, पर मृत्यु के कारण ट्रॉमा, फ्रैक्चर, एसिड बर्न्स आदि की पहचान हो सकती है। गृह मंत्री जो हैं जी परमेश्वर ने विधानसभा में अब इस मामले पर कहा कि जांच अभी शुरुआती दौर में है और अगर शिकायतकर्ता झूठा पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अगर आरोप सही निकले तो एसआईटी सभी दोषियों को गिरफ्तार करेगी और सख्त सजा दिलाएगी। तो कानून विशेषज्ञों का इस पूरे मामले पर कहना है कि यह मामला केवल आईपीसी की धाराओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें पॉक्सो एक्ट, SC, ST एक्ट और मानवता के खिलाफ अपराध दर्ज है। ऐसे पहलुओं पर भी विचार करना होगा। ये भी आप जान लें कि धर्मस्थल मंदिर कर्नाटक के मैंगलुरु के पास नेत्रावती नदी के किनारे बसा एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव के एक रूप श्री मंजुनाथ का है और यहाँ एक खास बात यह है कि मंदिर की पूजा हिंदू पंडित करते हैं, लेकिन मंदिर का संचालन जैन धर्म के लोग करते हैं। यह मंदिर हिंदू और जैन धर्म के मेल का उदाहरण है। हर दिन हजारों लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर में मुफ्त भोजन, शिक्षा और इलाज की सुविधाएं भी दी जाती हैं। धर्मस्थल मंदिर कर्नाटक के मैंगलुरु के पास नेत्रावती नदी के किनारे बसा एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव के एक रूप श्री मंजुनाथ का है और यहाँ एक खास बात यह है कि मंदिर की पूजा हिंदू पंडित द्वारा करते हुई जाती है, तो लेकिन जैन समाज के लोग पूरे मंदिर का संचालन संभालते हैं। और ये जो मंदिर है हिंदू और जैन धर्म का मेल का उदाहरण है। कई लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं और इसलिए भी इस मंदिर के प्रति इतनी ज़्यादा सेंसिटिव ये जो मामला है हो गया है, क्योंकि मंदिर से कई लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं और कई लोगों ने इस पर आपत्ति भी जताई थी। तो धर्मस्थल मामला आज केवल कर्नाटक नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक लिटमस टेस्ट बन गया है, क्योंकि ये जो आरोप लग रहे हैं वो काफ़ी गंभीर आरोप हैं। अगर आरोप सच हैं तो यह स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा यौन उत्पीड़न और हत्याकांड हो सकता है, लेकिन अगर आरोप झूठे हैं तो यह धार्मिक संस्थानों को बदनाम करने की साजिश का उदाहरण भी बन जाएगा। फिलहाल सबकी निगाहें एसआईटी और न्यायपालिका पर टिकी हुई हैं। सच सामने आने में समय लगेगा, लेकिन इसने समाज को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या धर्म, राजनीति और न्याय के बीच संतुलन कितना कठिन और संवेदनशील हो सकता है। हालांकि अब पूछताछ की जा रही है शिकायतकर्ता से और अब पूछताछ के बाद ही पूरे मामले पर से पर्दा हट पाएगा कि आरोप झूठे हैं कि सच्चे हैं। फिलहाल कार्रवाई यहां पर जारी है और किसी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।